Welcome to BeLearn Virtual Learning Network. Welcome to BeLearn Virtual Learning Network. वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है. एंड द सब्जेक्ट इज बिहेवियरल फाइनेंस, सेशन नंबर 2, सब सेशन 1, द इरेशनल इन्फ्लुएंस. टॉपिक टू बी कवर्ड: की डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल फाइनेंस एंड बिहेवियरल फाइनेंस. ह्यूरिस्टिक ड्राइवन बायसेस, frame dependence, emotional and social influences, market inefficiency, strategy for overcoming psychological biases, and now traditional finance. behavioral finance की अगर हम बात करते हैं तो behavioral finance एक लेटेस्ट टेक्निक है, एक लेटेस्ट सब्जेक्ट है जो 1990 के बाद हमने इसके ऊपर विचार किया है. और बिहेवियरल फाइनेंस के अंदर क्या आता है? बिहेवियरल फाइनेंस के अंदर ऑल सिस्टमेटिक थिंग्स आर यूज्ड इन टू कैलकुलेटिंग एवरी काइंड ऑफ वेरिएंस, एवरी काइंड ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. सो नाउ ट्रेडिशनल फाइनेंस, पीपल प्रोसेस डेटा. ट्रेडिशनल फाइनेंस किसे कहते थे? पीपल प्रोसेस डेटा appropriately and correctly. They view all decisions through the transparent and objective lens of risk and return. People are guided by reason and logic and independent judgment. Market price of a security is an unbiased estimate of its intrinsic value. Behavioral finance, on the other hand, people employ imperfect rules of thumb that predispose them to errors. Perceptions of risk and return are influenced by how decision problems are framed. अब देखिए बिहेवियरल फाइनेंस के अंदर और ट्रेडिशनल फाइनेंस में जो अंतर हमें दिख रहा है वो बिल्कुल क्लियर है. बिहेवियरल फाइनेंस के अंदर परसेप्शंस किसका होता है? रिस्क एंड रिटर्न का होता है. और साथ में ये भी है कि दैट इज इन्फ्लुएंस्ड, ये चेंज होता रहता है कि हाउ डिसीजन प्रॉब्लम्स आर फ्रेम्ड. दैट मीन्स जो रिस्क और रिटर्न है वो डिसीजन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है. जैसा आप डिसीजन लेंगे रिटर्न और रिस्क में उसी तरह के परिवर्तन होते रहते हैं. इमोशंस एंड हार्ट हियर इंस्टिंक्ट प्ले ऑन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसीजंस. ऑफन देयर इज ए डिस्क्रिपेंसी बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फंडामेंटल वैल्यूज. ये बिहेवियरल फाइनेंस का अलग से रूल होता है. एंड नाउ ह्यूरिस्टिक ड्राइवर बायसेस, कि कौन से बायसेस ह्यूरिस्टिक ने दिए हैं? द इंपॉर्टेंट ह्यूरिस्टिक ड्राइवन बायसेस एंड कॉग्निटिव एरर्स दैट इंपेयर जजमेंट आर रिप्रेजेंटेटिवनेस. कि व्हाट आर द रिप्रेजेंटेटिवनेस? ओवर कॉन्फिडेंस, एंकरिंग, aversion to ambiguity, innumeracy. These are the bias driven at the time to making the decisions. Representativeness क्या होती है? Representativeness refers to the tendency to form judgment based on stereotypes. ये जो representativeness है ये क्या है? एक टेंडेंसी होती है जजमेंट लेने की जो कि स्टीरियोटाइप्स के बेस पर होती है. वाइल रिप्रेजेंटेटिवनेस में भी गुड रूल ऑफ थंब, जबकि ये गुड रूल ऑफ थंब होता है. इट कैन लीड पीपल एस्ट्रे, और ये पीपल्स को लीड करता है. फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टर्स में भी लुक क्विक टू डिटेक्ट पैटर्न इन डेटा दैट आर इन फैक्ट रैंडम. इन्वेस्टर्स को ज्यादा से ज्यादा जल्दी होती है डेटा के लिए कि कहां पर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो हमें बताइए. सेकंड,
investors may become overly optimistic about past winners and overly pessimistic about past losses. और इन्वेस्टर जो है दो चीजों की तरफ अवेयर होता है, एक पिछले जो विनर हैं कि वो क्यों जीते, क्या रीजन थे उनके विन करने में, तो उनकी ऑप्टिमिस्टिक जो चीज है उसको फाइंड आउट करना चाहता है, जबकि पैसिमिस्टिक जो है, पैसिमिस्टिक को वो छोड़ देना चाहता है कि पैसिमिस्टिक का भी पता होना चाहिए कि रिस्क कहां से होता है, उस उधर हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, हमें वहां पर करना है जहां पर गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी लोगों को हुई है, जिसको हम ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं. सो इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि पैसिमिस्टिक के लिए कोई भी इन्वेस्टर रेडी नहीं होता, तैयार नहीं होता है. सभी जो है ऑप्टिमिस्टिक इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं. इन्वेस्टर जनरली एज्यूम दैट गुड कंपनीज आर गुड स्टॉक, और हर इन्वेस्टर का एक थिंकिंग होती है, एक परसेप्शन होता है कि जितनी अच्छी कंपनी है बाय नेम, उतना ही अच्छा उस कंपनी का स्टॉक भी होगा, उतना ही अच्छा उस कंपनी में मैनेजमेंट है, उतनी अच्छी उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है, उतने ही कम चांस उस कंपनी में लॉस या रिस्क के हैं. ये हर इन्वेस्टर का परसेप्शन होता है. एंड नाउ ओवर कॉन्फिडेंस. People tend to overconfident and hence overestimated the accuracy of their forecast. Most probably क्या होता है, जब हम फोरकास्टिंग करते हैं तो एक माइंड में हम ये बात बना करके चलते हैं कि नहीं लमसम इतना तो होगा, जिसको कि हम ओवर एस्टिमेट कहते हैं, और ओवर एस्टिमेट हमें ओवर कॉन्फिडेंस को जन्म देता है कि ठीक है डन. हम उसकी एक्यूरेसी की तरफ ध्यान न दे करके ओवर एस्टिमेट करते हैं अमाउंट का, जो कि किसी भी डिसीजन मेकिंग के लिए बेकार होता है. ओवर कॉन्फिडेंस स्टेम पार्टली फ्रॉम द इल्यूजन ऑफ नॉलेज. अब ओवर कॉन्फिडेंस आता कहां से है? इल्यूजन ऑफ नॉलेज, नॉलेज की कमी, एंड पार्टली फ्रॉम द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, और नियंत्रण की कमी जब होती है तब आपको ओवर कॉन्फिडेंस होता है. तो ओवर कॉन्फिडेंस के लिए दो चीज हमारे लिए जरूरी हो गई है, या दो चीज की वजह से ओवर कॉन्फिडेंस होता है, और वो दो चीज क्या है? इल्यूजन ऑफ नॉलेज, यानी जिसको हम लैक ऑफ नॉलेज कह सकते हैं, एंड पार्टली आधा जो है उससे लैक ऑफ नॉलेज से होता है ओवर कॉन्फिडेंस, और आधा होता है इल्यूजन ऑफ कंट्रोल से, कि हम कंट्रोल जो है 100% नहीं कर पाते. क्योंकि इन्वेस्टर का भी होता है कि जब वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उस समय ज्यादा से ज्यादा एक्साइटमेंट उसके अंदर होता है, उसके दिल में होता है कि मुझे ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना है जहां ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न हो और रिस्क की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम हो. नेक्स्ट वन, पीपल रिमेन ओवर कॉन्फिडेंट डिस्पाइट फेलर्स. जबकि ओवर कॉन्फिडेंस जो है फेलर को जन्म देता है, क्योंकि दे टेंड टू ascribe their success to their skills and their failure to bad luck. और उनके अंदर, उनके दिमाग में एक बात होती है कि जब सक्सेस अगर मिलती है तो वो ये सोचते हैं कि मेरा गुड डिसीजन था, आई एम एक्सपीरियंस्ड, आई एम स्किल्ड पीपल एंड आई हैव टेकन वेरी गुड अमाउंट ऑफ डिसीजंस, सो आई गॉट सक्सेस, एंड देयर फेलर टू बैड लक. लेकिन अगर फेल हो जाता है तो बैड लक की बात करते हैं ज्यादातर इन्वेस्टर कि लक खराब था, जबकि जो रूट कॉजेज होता है, लक कुछ नहीं होता. रूट कॉजेज क्या होता है कि जो कमियां थी उसकी वजह से हम फेल हुए, हमारे डिसीजन लेने में जो कमी थी उसकी वजह से हम फेल हुए. लेकिन जब फेल होते हैं तो हम कह देते हैं लक नहीं था. इस तरह के का डिसीजन जो है ओवर कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, और इस तरह के डिसीजंस को फाइनेंस की लैंग्वेज में वोल्स डिसीजन भी कहते हैं. ओवर कॉन्फिडेंस मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन एक्सेसिव ट्रेडिंग एंड द डोमिनेंस ऑफ एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. ओवर कॉन्फिडेंस से और एक नुकसान हमारा क्या होता है कि हम एक्सेसिव ट्रेडिंग कर लेते हैं,
पोर्टफोलियो की तरफ ध्यान नहीं देते, और जहां हमें लगा कि इसमें ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है, हम उसी का ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी परचेज कर लेते हैं। या जहां पर सेल करने की बात आती है तो हम एक्सेसिव ट्रेडिंग उसके अंदर कर लेते हैं। और साथ में ऐसे में क्या होता है, ये किस चीज को जन्म देता है कि जो एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है वो डोमिनेंट हो जाता है, उसको हम छोड़ देते हैं, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। ओवर कॉन्फिडेंस पैसिव मैनेजमेंट, पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को जन्म देता है, जबकि बिहेवियरल फाइनेंस आपको यह बताता है कि हमें जो है एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ही करना है, पैसिव नहीं करना। And now anchoring, after forming an opinion, people are unwilling to change it, even though they receive new information that is relevant. और एक सबसे बड़ी कमी इन्वेस्टर की क्या होती है कि जब वो कोई ओपिनियन ले लेता है तो उसको चेंज नहीं करना चाहता, चाहे बेशक कितनी भी अच्छी इंफॉर्मेशन अपॉर्चुनिटी की मिले, चाहे कितनी भी अच्छी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन उसे मिले, लेकिन फिर भी वो अपने ओपिनियन को चेंज नहीं करेगा। एंकरिंग मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन ए फिनोमिना कॉल्ड द पोस्ट अर्निंग अनाउंसमेंट ड्रिफ्ट। और एंकरिंग जो है क्या होती है, पोस्ट अर्निंग अनाउंसमेंट ड्रिफ्ट होती है। स्टॉक मार्केट रिएक्ट ग्रेजुअली, और स्टॉक मार्केट जो है ग्रेजुअली रिएक्ट करता रहता है एज पर देयर बिहेवियर, like volatility and others, not instantly to unexpectedly bad earnings. Now, aversion to ambiguity. People are fearful of ambiguous situations where they feel they have little information about the possible outcomes. Aversion to ambiguity means that investors are wary of stock that they feel that don't understand. On the flip side, it means that investors have a preference for the familiar. And now, innumeracy. Innumeracy, people have difficulty with numbers. Trouble with numbers is reflected in the following. क्यों नंबर्स में रिफ्लेक्शन होता है? पीपल कंफ्यूज बिटवीन नॉमिनल चेंज एंड रियल चेंज। जो इन्वेस्टर होता है उसके अंदर दिमाग में एक बात चलती रहती है, चेंज कौन सी है, ये नॉमिनल चेंज है या रियल चेंज है या एक्चुअल चेंज है, व्हाटएवर द चेंज, किस काइंड की चेंज है, तो इसमें वो कंफ्यूज हो जाता है। पीपल हैव डिफिकल्टी इन फिगरिंग आउट द ट्रू प्रोबेबिलिटी, और जो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी है, एक्चुअल प्रायिकता है, उसको फाइंड करने में इन्वेस्टर को डिफिकल्टी होती है, कंफ्यूजन होता है। इन्वेस्टर इग्नोर द बेस रेट एंड गो मोर बाय द केस रेट। और दूसरी बात क्या होती है कि इन्वेस्टर जो है बेस रेट को छोड़ करके केस रेट की तरफ ध्यान देता है कि विनर का रेट क्या था, उसने क्या अचीवमेंट किया है। And now, frame dependency. Frame independent investors pay attention to change in their total wealth. In reality, behavior is frame dependent. Behavior जो है हमारा frame dependent होता है कि जो पहले से है, बेसिक है, वो ठीक है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट हुई थी। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जब प्रॉफिट हुई थी उस समय की सर्कमस्टेंसेस, उस समय के का मार्केट ट्रेंड, उस समय की इकोनॉमिक कंडीशन, उस समय के एक्सचेंज रेट, उस समय का रिस्क पैटर्न वो डिफरेंट था। दिस मीन्स दैट द फॉर्म यूज टू डिस्क्राइब ए प्रॉब्लम हैज ए बियरिंग ऑन डिसीजन मेकिंग, और इस वजह से डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम क्रिएट होती है और उससे रिस्क होता है। फ्रेम डिपेंडेंस स्टेम फ्रॉम ए मिक्स ऑफ कॉग्निटिव एंड इमोशनल फैक्टर्स, और जो फ्रेम डिपेंडेंस है वो जो है
कॉग्निटिव और इमोशनल दोनों तरह के फैक्टर्स से मिक्स होता है। प्रोस्पेक्ट थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द प्रोस्पेक्ट थ्योरी पीपल वैल्यू गेन्स और लॉस अकॉर्डिंग टू ए एस शेप्ड यूटिलिटी फंक्शन शोन बिलो। जिस तरह से यह कर्व दिया गया है, इस तरह से लोगों को जो है प्रॉफिट और गेन होता है और लॉस होता है। अगर हम देखें फिगर की तरफ तो किसी भी प्लान पेपर को हमने 4 पार्ट में बांट दिया है, जिसको हम क्वार्टाइल कहते हैं। एवरी सेगमेंट इज नोन एज क्वार्टाइल। क्वार्टाइल के अंदर जो माइनस माइनस वाला पार्ट है ऑलवेज बी शो द लॉस, और जो प्लस प्लस वाला पार्ट होता है वो आपको यूटिलिटी शो करता है, उपयोगिता को शो करता है कि उसकी क्या उपयोगिता है। लेकिन जहां पर माइनस प्लस का पार्ट है उस प्लेस में आपको गेन होता है। दैट मीन्स माइनस प्लस का मतलब हो गया कि आपने कम अमाउंट लगाया और ज्यादा अर्न किया। दैट मीन्स रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द कॉस्ट। जब रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द कॉस्ट, दैट मीन्स यू अर्न प्रॉफिट। इसलिए इसको जो है माइनस प्लस के क्वाड्रेंट में डाला गया है। And now loss aversion, the utility function is steeper for losses than for gains. This means that people feel more strongly about the pain from a loss than the pleasure from an equal gain, about 2.5 times as strongly, according to Kahneman and Tversky. This phenomenon is referred to as loss aversion. लॉस एवर्जन क्या है? kahneman एंड टिवर्स्की ने कहा कि लोग, इन्वेस्टर, जब लॉस होता है उनको तो उनको बड़ा भारी पेन होता है, बड़ा भारी दर्द होता है। और वो खुशी कब रहते हैं? जब कम से कम 2.5 टाइम्स स्ट्रोंगर गेन होता है तो दे आर वेरी प्लीजर। तो दैट इज द परसेप्शन ऑफ एवरी इन्वेस्टर। बिकॉज ऑफ लॉस एवर्जन, द मैनर इन विच एन आउटकम्स इज डिस्क्राइब्ड आइदर इन द vocabulary of gains or in the vocabulary of losses has an important bearing on decision making. और डिसीजन मेकिंग के लिए महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? आइदर इन vocabulary of gain, या तो गेन हो या फिर लॉस हो। बोथ थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। एंड नाउ मेंटल अकाउंटिंग। अब लोगों की मेंटल अकाउंटिंग क्या है? देखिए, जहां पर बिहेवियरल फाइनेंस का सवाल है, बिहेवियरल फाइनेंस डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द इन्वेस्टर। देयरफॉर आई हैव एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स of the people or of the investor. They have taken such kind of behavior at the time of investment or at the time of borrowing or at the time of whatever the activity to be done regarding the fund management. So people separate their money. Mental accounting के अंदर क्या है? People separate their money into various mental account and treat a rupee in one account differently from a rupee in another. हम अपने दिमाग में बात चलाते रहते हैं कि अगर हमारे पास 100 रुपीज हैं तो हमें उनका क्या करना है। 1 रुपये को कहां लगाना है, बाकी दूसरे रुपये को कहां लगाना है। इसी तरह से हम काउंटिंग करते रहते हैं। बिकॉज ईच अकाउंट हैज ए डिफरेंट सिग्निफिकेंस फॉर देम। और ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हर अकाउंट, हर पोर्टफोलियो हमारे लिए कुछ अलग महत्व रखता है। मेंटल अकाउंटिंग मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन वेरियस वे। मेंटल अकाउंटिंग के अंदर वो क्या होता है? मेंटल अकाउंटिंग मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन वेरियस वे, लाइक इन्वेस्टर्स टेंड टू राइड द लॉसर्स। इन्वेस्टर जो है लॉसर्स के ऊपर राइड होना चाहता है। इन्वेस्टर आर मोर
venture sum with money received as bonus. People often have an irrational preference for stock paying high dividends. और हमारे दिमाग में बात होती है कि ज्यादा मुझे इन्वेस्टमेंट उस जगह करना है जहां हाई डिविडेंड मिले, अगर मुझे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि डिविडेंड मिले या ना मिले, लेकिन हमारा वेल्थ मैक्सिमाइज तो होगा ही होगा। दैट मीन्स जितना इन्वेस्टमेंट हमने किया है उसमें मल्टीपल वो जरूर होता है। नैरो फ्रेमिंग, इन्वेस्टर्स एंगेज इन नैरो फ्रेमिंग, they focus on changes in wealth that are narrowly defined, both in a cross-sectional as well as in temporal sense. Narrow framing in a cross-sectional sense means that investors tend to look at each investment separately rather than the portfolio in its totality. That is very important behavior of the investor, कि जब वो इन्वेस्टमेंट करता है तो टोटलिटी की तरफ ध्यान नहीं देता कि व्हाट इज द एग्रीगेट अमाउंट टू बी अर्न बाय मेकिंग द पोर्टफोलियो। वो एक एक इन्वेस्टमेंट, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान देता है कि व्हाट काइंड ऑफ अर्निंग और हाउ मच ऑफ अर्निंग अर्नड बाय वन इन्वेस्टमेंट, सेकेंड इन्वेस्टमेंट, थर्ड इन्वेस्टमेंट एंड सो ऑन। So this type of framing is known as narrow framing. तो इन्वेस्टर का जो अकाउंटिंग फ्रेमिंग होता है वो नैरो होता है। नैरो फ्रेमिंग इन ए टेम्पोरल सेंस मीन्स दैट इन्वेस्टर्स पे अनड्यू अटेंशन टू शॉर्ट टर्म गेन। इन्वेस्टर जो है शॉर्ट टर्म गेन में ज्यादा भरोसा रखता है, ज्यादा से ज्यादा उसकी अटेंशन शॉर्ट टर्म गेन में होती है। एंड लॉसेस, और लॉस के बारे में भी अवेयर होता है। इवन व्हेन देयर इन्वेस्टमेंट हॉरिजन इज लॉन्ग, बेशक उसने इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए किया हो, लेकिन फिर भी वो शॉर्ट टर्म में अवेयर होता है अबाउट देयर प्रॉफिटेबिलिटी एंड लॉसेस। सिंस पीपल आर लॉस एवर्स, जैसा कि सभी थ्योरीज बताती हैं, हम भी लोगों का बिहेवियर देख करके ये कह सकते हैं कि पीपल्स जो हैं लॉस एवर्स होते हैं, लॉस को सहन करने की क्षमता होती है उनके अंदर। नैरो फ्रेमिंग लीड्स टू मायोपिक रिस्क एवर्सन। लेकिन नैरो फ्रेमिंग जो है वो क्या है? मायोपिक रिस्क एवर्सन। मायोपिक रिस्क एवर्सन मीन्स सीन फैक्ट ऑफ रिस्क। इन्वेस्टर माइंड में सोचता है कि अगर उसके इन्वेस्टमेंट की कीमत अब कम हो गई है तो कोई बात नहीं, मैंने पहले इतना लगाया था, कुछ ना कुछ अर्निंग तो हुई है। जिस तरह से कलर मायोपिया होती है मार्केटिंग के अंदर कि उस कलर को देख करके लोग अट्रैक्ट होते हैं, इसी तरह से इन्वेस्टर जो है रिस्क एवर्सन होता है, मायोपिक। देख करके कोई बात नहीं है, अट्रैक्शन उसको आ जाता है। सो इन्वेस्टर्स टेंड टू एलोकेट टू लिटिल ऑफ देयर मनी टू द स्टॉक। इसलिए जब उसने देखा कि रिस्क है, फिर भी वो जो है शॉर्ट इन्वेस्टमेंट उस इन्वेस्टमेंट में करना पसंद करता है। नाउ बिहेवियर पोर्टफोलियो, कि बिहेवियर पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं? द साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज ऑफ इन्वेस्टर्स prompts them to build their portfolios as a pyramid of assets as shown below. कैश हमारे पास ह्यूज अमाउंट में होता है as shown in the figures. Then रेजिडेंशियल हाउस, उस कैश का बहुत सारा पार्ट हम रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद जब रेजिडेंशियल हाउस हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो हम बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। बॉन्ड से अगर हमारी सेविंग होती है तो हम स्टॉक में करते हैं। स्टॉक के बाद कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, कॉम्प्लेक्स, शॉप्स, इस तरह का खरीदना पसंद करते हैं। और जब ये सब हो जाता है देन वी गो टू द ऑप्शंस। तो इस तरह से इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो बिहेवियर पोर्टफोलियो होता है।
जब उसके पास कैश होता है तो पहले बहुत बढ़िया रेजिडेंस हाउस बनाना पसंद करेगा कि भाई जितना भी पैसा लगे मुझे अपनी इस नीड को पूरा करना है। उसके बाद सरप्लस अगर होता है तो वो बॉन्ड खरीदता है कि मुझे एक ऐसी सिक्योरिटी लेनी है जिसकी इनकम फिक्स्ड आती रहे। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन उसका होता है कि अब मुझे स्टॉक परचेज करना है। स्टॉक के बाद कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करता है ताकि उसके मल्टीपल रेट फ्यूचर में बढ़ सके और एक एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम वो अर्न कर सके। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के बाद ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करता है। नाउ शैडो ऑफ द पास्ट, people seem to consider a past outcomes as a factor in evaluating a current risky decision. जो भी डिसीजन लिए जाते हैं पास्ट डेटा के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं, पास्ट के फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है एट द टाइम ऑफ evaluating a current decision. In general, people are willing to take more risk after earning gain and less risk after incurring loss. जब हमें गेन हो जाता है तो हम मोर रिस्क लेना पसंद करते हैं, लेकिन अगर हमें रिस्क हो जाती है तो हम फिर क्या करते हैं, लॉस हो जाता है तो हम लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। एक्सपेरिमेंटल स्टडी सजेस्ट द फॉलोइंग, हाउस मनी इफेक्ट इसके अंदर होता है एंड स्नैक बाइट इफेक्ट होता है। ये दो तरह के इफेक्ट होते हैं। हाउस मनी इफेक्ट क्या है? हाउस मनी इफेक्ट के अंदर कि आपको बहुत सारा पैसा मिल गया तो आप और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे क्योंकि आपकी रिस्क एवर्स कैपेसिटी बढ़ जाती है। लेकिन स्नैक बाइट इफेक्ट की अगर हम बात करें तो जहां पर आपको लॉस होता है वहां पर आप रिस्की इन्वेस्टमेंट से अलग भागते चले जाते हैं या कम रिस्की इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। स्नैक बाइट इफेक्ट का मतलब है कि जब सांप काट लेता है, जहर चढ़ जाता है, तो उसी तरह से लॉस है हमारा। अदर इन्फ्लुएंसेज ऑफ द पास्ट आर ट्राइंग टू ब्रेक इवन इफेक्ट। हम ब्रेक इवन इफेक्ट को ट्राई करते हैं और ब्रेक इवन इफेक्ट क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस। उस पॉइंट पर पहले पहुंचना पसंद करेंगे जहां पर कोई भी प्रॉफिट और कोई लॉस ना हो। अगर हम उससे आगे जाते हैं तो बियॉन्ड दिस वी आर द प्रॉफिटेबिलिटी। एंडोमेंट इफेक्ट, स्टेटस क्यू बायस एंड कॉग्निटिव डिसोनेंस, ऑल दीज आर द मैनेजरियल थ्योरीज। ये मैनेजरियल थ्योरीज होती हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करती हैं। नाउ इमोशनल टाइमलाइन। इमोशनल टाइमलाइन के अंदर क्या होता है? होप, डिसीजन, फियर्स। एंटीसिपेशन, एनेक्सिटी एंड प्राइड, गोल, रिग्रेट। ये एक प्रोसीजर होता है इमोशनल टाइमलाइन का। इन्वेस्टर एक्सपीरियंस ए वैरायटी ऑफ इमोशंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इन्वेस्टर्स के अंदर इन्वेस्टर ये फील करता है कि बहुत सारे इमोशन उसके अंदर आते हैं। ये अलग बात है कि सम आर पॉजिटिव एंड सम आर नेगेटिव। पॉजिटिव इमोशंस आर शोन अबव द इमोशनल टाइमलाइन, और जो पॉजिटिव इमोशनल होते हैं वो टाइमलाइन के ऊपर आते हैं। एंड नेगेटिव इमोशंस बिलो द इमोशनल टाइमलाइन, और जो नेगेटिव होते हैं वो उस लाइन के नीचे होते हैं। लाइन जो है बीच में दोनों के मीडिएटर का काम करती है। होप एंड फियर हैव ए बियरिंग ऑन हाउ इन्वेस्टर इवेल्युएट अल्टरनेटिव्स। जो होप, डिसीजन, फियर है, होप डिसीजन एंड फियर। होप का मतलब आशा, फियर डर। अब दोनों चीज हमारे ऊपर नीचे आ गई। पॉजिटिव क्या है? होप है। नेगेटिव क्या है? फियर। तो लाइन के ऊपर नीचे दोनों है।
होप एंड फियर हैव ए बियरिंग ऑन हाउ इन्वेस्टर्स इवैल्यूएट अल्टरनेटिव्स। होप जो है, होप और फियर इस चीज को बताते हैं कि इन्वेस्टर कौन सी अल्टरनेटिव चूज करने वाला है। अल्टरनेटिव्स क्या है? बहुत सारे कैपिटल वेस्टिंग के थ्रू हम अल्टरनेटिव निकालते हैं कि विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी टू द इन्वेस्टर्स। द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस डिटरमाइंस द टॉलरेंस फॉर रिस्क। Hard instance and overreaction. People tend to head together, moving with a head, however, magnifies the psychological biases. The heightened sensitivity to what others are doing squares well with the recent theory about fads, trends, and crowd behavior called the information cascade. इस तरह का जो बिहेवियर होगा उसको हम इंफॉर्मेशन कैस्केड बोलते हैं। दिस थ्योरी सेज दैट लार्ज ट्रेंड्स और फेड बिगिन व्हेन इंडिविजुअल्स इग्नोर देयर प्राइवेट इंफॉर्मेशन बट टेक क्यू फ्रॉम द एक्शंस ऑफ अदर। जब कोई भी इन्वेस्टर अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को छोड़ करके दूसरों के क्यू में चला जाता है या उनके अकॉर्डिंग एक्शन करता है, तो इस इंफॉर्मेशन कैस्केड बनता है। वो अपने ऊपर बिलीव नहीं करता, दूसरों की बातों पर बिलीव करता है, तब इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इंफॉर्मेशन कैस्केड लीड्स इन्वेस्टर्स टू ओवर रिएक्ट टू बोथ गुड एंड बैड न्यूज। और इंफॉर्मेशन कैस्केड क्या करता है? गुड और बैड न्यूज को कलेक्ट करता है, ओवर रिएक्ट करता है इनके थ्रू, चाहे वो बैड हो या गुड हो, दोनों के लिए ओवर रिएक्ट करता है। कॉजिंग स्टॉक मार्केट बबल्स, जिससे कि स्टॉक मार्केट के अंदर बबल्स होते हैं या स्टॉक मार्केट क्रैश होता है। ये इंफॉर्मेशन कैस्केड्स के कारण होता है। Market inefficiency. Behavioral finance argues that thanks to various behavioral influences, often there is a discrepancy between market price and intrinsic value. This argument rests on two key assumptions. Number one, noise trading. Number two, limit to arbitrage. Noise trading के अंदर क्या है? जिस चीज की ज्यादा से ज्यादा मार्केट के अंदर पॉपुलैरिटी है, मार्केट उसी से इफेक्ट होता है, लोग उसी को खरीदना पसंद करते हैं। लिमिट टू आर्बिट्रेज में हम एक आर्बिट्रेशन बनाते हैं, एक लिमिट बनाते हैं कि इससे ज्यादा एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी में हमें ट्रेड नहीं करना है। नॉइज ट्रेडिंग इन ब्रीफ, नॉइज ट्रेडर्स में सफर फ्रॉम सिमिलर जजमेंटल बायसेस while processing information. For example, they tend to be overconfident and hence take more risk. They chase trends. They tend to put lesser weight on base rate and more weight on new information and hence overreact to news. वो क्या करते हैं? जो पुराना एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट होता है उसको अवॉइड कर देते हैं और नई इंफॉर्मेशन अगर मिलती है उसमें जो है ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। दे फॉलो मार्केट गुरुज एंड फोरकास्ट एंड एक्ट इन ए सिमिलर फैशन, correlated behaviors aggregate shift in demand. Limits to arbitrage. Arbitrage real world is limited of two types of risk. Number one, fundamental risk. Buying undervalued securities tends risky because market may fall further and inflict losses. Resale price risk arises mainly fact arbitrageurs have finite horizons. Arbitrageurs usually borrow money, securities, pay fees periodically,
portfolio managers evaluated every few months this limit horizon of arbitrage. Price behavior presents noise trader and limit to arbitrage. Investor sentiment does influence price. Prices vary more warranted by changes fundamentals indeed. Arbitrageurs may also contribute to price volatility as they try to take advantageous mood swing of noise traders. Return over horizon of few weeks or months positively correlated. Arbitrageurs positive feedback trading. Return horizon few years negatively correlated. Arbitrageurs eventually help prices return to fundamental. Return means reverting something. Al Summers, does the stock market rationally reflect fundamental values? He proposed a plausible alternatives like PT equal to PT plus UT and UT equal to AUT minus 1 plus VT, where PT is the price, PT star fund value, UT and VT random stock. If 0 less than alpha less than 1 errors, security prices persist but fade away. This is clearly consistent. Shiller's and B and D want and Thaller's evidence and more generally with overreactions, fads market and speculative bubbles. J.M. Keynes views of expert. J.M. Keynes will point to a fact all sort of consideration enter into the market valuation which are in no way relevant to the prospective yield. Irwin Friend says a broad overview of past half century suggests that there have been numerous occasions when large bodies of investors have been emotionally affected by fads and fashions in Wall Street. William Baumol, we have all seen cases where the behavior of prices on the stock market have apparently been capricious or even worse, cases where hysteria has magnified largely irrelevant event into controlling influences. Strategies for overcoming psychological biases. Understand the biases. Focus on big picture. Follow a set of quantitative investment criteria. Diversify. Control your investment environment. Strive to earn market return. Review your biases periodically. And now, summing up of all the facts that we have already discussed, the central assumption of the traditional finance model is that people are rational, and however psychologists argue that people suffer from cognitive and emotional bias. The important heuristic driven biases and cognitive error that impair judgment are representativeness, overconfidence, anchoring, aversion to ambiguity, and innumeracy. The form used to describe a problem has a bearing on decision making. Frame dependence stems from a mix of cognitive and emotional factors. People feel more strongly about the pain from a loss than the pleasure from a equal gain, about 2.5 times as strongly. That means अगर आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है तो कोई बात नहीं, अगर 100 रुपए का लॉस हो गया तो आप जो है 250 रुपए का आपको पेन होगा. According to Kahneman and Tversky, this phenomena is referred to a loss aversion. People
separate their money into various mental account and treat a rupee in one account differently from a rupee in another account. Investor engage in narrow framing. They focus on change in wealth that are narrowly defined both in cross-sectional as well as temporal sense. The psychological tendencies of investors prompt them to build their portfolios as a pyramid of assets. People seem to consider a past outcomes as factor in evaluating a current risky decision. The emotions experienced by a person with respect to investment may be expressed along an emotional timeline. So that's it of session 2 subsession 1. Thank you.